टाइम क्या हो गया? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत सही, कई सारे अंडरपंटर इकट्ठा हो चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये हुई ना बात। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से, क्योंकि माइक चेंज हुआ है, जल्दी से आप एक बार ये बता दीजिए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? इसकी आवाज कम, अच्छा चलो ठीक है। हाँ, जल्दी से एक बार पहले आप ये बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? ठीक है, क्योंकि मैं आज की क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूं। आज हमें बहुत सारी लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इससे ज्यादा और हाई नहीं हो सकती आवाज। रीजन बीइंग ये ऑलरेडी मैक्सिमम 99 पर आउटपुट है इसका। इसके बाद वॉइस डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको वॉइस का इश्यू आ रहा है, कम लग रही है, तो आप अपने डिवाइस से बढ़ा सकते हैं बेटा, या ईयरफोन्स का यूज कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, बहुत सही। क्रैकिंग वॉइस नहीं होगी बेटा, ट्रायल एंड टेस्टेड है। मतलब कोशिश मत करना पपलू बनाने का, ठीक है। हाँ, ट्रायल एंड टेस्टेड है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। तो मेरा नाम है राजवंश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस लक्ष्य जेई बैच में, लक्ष्य जेई 2024 बैच में, जहां पर आज हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में बात करना है। ऑल्दो थोड़ा सा हम लोग डिले चल रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज आप सभी लोगों का थोड़ा सा सहयोग की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो बेटा सहयोग करेंगे ना? ए मर्दवा, सहयोग करेंगे ना? थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, मतलब 5-10 मिनट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ या ना? हाँ, क्लियर। तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा के हम लोग एटलीस्ट थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे। थोड़ी सी स्पीड को भी हमें इंक्रीज करना है। मैं कुछ क्वेश्चन भी होमवर्क दूंगा, और लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था 17 न्यूटन, कई सारे बच्चों ने रिपोर्ट करा, बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको अप्रूव भी किया है। ठीक है, कई सारे बच्चों ने उसका सोल्यूशन सॉल्व करके फोटो में अपलोड करा, कई लोगों ने सीधे आंसर रिपोर्ट करा। दैट वॉज अ वेरी गुड साइन। क्लियर क्लियर, यस यस यस। डमी स्कूल के बच्चे, आप मत घबराओ बेटा, एक साल तो आपने वैसे ही बर्बाद कर दिया है। 5-10 दिन की बात और है, बता देंगे। और ऐसा तो है नहीं कि 5-10 दिन बाद जो बताएंगे तुम रामबाण के जैसे यूज ही कर लोगे, हैं? आदत जो 1 साल का बना लिए हो, हाँ, आदत जो तुम 1 साल का बना लिए हो, उसको थोड़ा ना बदल लोगे। यहां पर कितना डेटा लिख लिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्लियर। सारे बच्चे जल्दी से दिल बनाइए, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स हमें देखने हैं, पेंडुलम के प्रॉब्लम्स देखने हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम्स का देखना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर पहुंचना है। क्लियर क्लियर, हाँ। डमी स्कूल वाले बच्चे ऐसे सीरियस बन जाते हैं अचानक से, ठीक है, भूल गए कि इन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया था। हाँ, और 1 साल बकैती करी है। ठीक है, आज बोल रहे सर हमको थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। हाँ बेटा, करेंगे करेंगे, रुक जाइए रुक जाइए। वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास लास्ट क्लास के जैसे ही हम लोग सीरियस करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोगों ने अपना रिदम बनाया है, आपने थोड़ा सा कनेक्ट बनाया है, अब हमारे पास स्पीड भी मैटर करती है, तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज्यादा तेज नहीं। ठीक है, धीरे धीरे से हम लोग इंक्रीज करेंगे। आज हम लोगों को अपना फोर्स वाला पार्ट खत्म करना है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में। क्लियर, वेरी गुड, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे जरा ध्यान से स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन के लिए स्पेस अगर आप छोड़ना चाहें या लिखना चाहें आप लिख भी सकते हैं। इक्विलिब्रियम, ठीक है, अब ये टर्म आता है आपकी 10वीं तो नहीं, 11वीं क्लास से। कुछ बच्चे आईसीएससी बोर्ड के होते हैं तो उनको इक्विलिब्रियम वर्ड पता होता है, कुछ हमारे सीबीएसई वाले होते हैं जिनको 12वीं के बाद भी इक्विलिब्रियम नहीं पता होता। ठीक है, हाँ, तो सीबीएसई वालों का थोड़ा सा हालत टाइट रहता है, उनके लिए सबसे कम सिलेबस होता है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा रोना, अरे बाप रे बाप। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम के बारे में बता देता हूं। ठीक है, आंसू निकल ही रहा होगा, है ना? आंसू तो निकल ही रहा होगा, तो आ जाइए। ठीक है, ठीक है, इक्विलिब्रियम, कहीं पर भी अगर आपको यह वर्ड दिखाई दे जाए इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या है? ठीक है, वैसे तो पीपीएल में भी था, हाँ बहुत सही, उसका डी ऑप्शन भी होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई नहीं। ठीक है, आइए भाई, देखो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी, लिखना चाहे लिख सकते हैं, जिनको पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, एट विच ऑन विच कह सकते हैं नेट फोर्स इज 0, एफ
सिग्मा एफ नेट अगर आप निकालें तो वो 0 हो जाए। यस यस, इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जहां पर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो जाए, और अगर नेट फोर्स 0 हो रहा है तो नेट एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाए। और जब आपका एक्सेलरेशन 0 होगा तो आप क्या कह सकते हैं, या तो बॉडी हमेशा रेस्ट पर है तो हमेशा रेस्ट पर रहे, या फिर हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। अब इक्विलिब्रियम जब हम लोग टाइम पीरियड वाले क्वेश्चंस करेंगे तो वहीं पर आगे मैं आपको बताऊंगा स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी के लिए हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट है। क्लियर क्लियर, यस बेटा, आप सभी लोगों से रिक्वायरमेंट है कि चुप चैट रुका, हाँ बहुत सही, तब से बकर चल रहा है, ठीक है। अब जरा चैट रुकी गई है, ध्यान से सुनना। इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी हमेशा ही रुकी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन्स लॉ के हिसाब से देखो उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, और नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तभी तो कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम किस वर्ड को बोला, मतलब किस स्टेट को बोला, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 मींस नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0, और जब भी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हुआ तो v = u + at, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहे, और अगर वो चल रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज ना करे, ना ही मैग्नीट्यूड में और ना ही डायरेक्शन में। अगर ऐसी स्टेट है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो हमारे पास कई बार इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस भी जेई बनाता है और बनाते हुए आया भी है। तो जरा यहां पर ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, उसको सारे बच्चे, क्योंकि चैट तो चल नहीं रहा है, सारा कंसंट्रेशन आपके मेरे वर्ड्स पे होना चाहिए। इसके बाद मैं 2 जेई के क्वेश्चन आपसे दूंगा, ठीक है। इस बार आई होप आप 53% से ऊपर जाएं, लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, ये सेंटर पर जो हम लोगों ने चार्ज क्यू रखा है, ठीक है, एट द सेंटर फॉर विच द सिस्टम टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस क्वेश्चन में नेट फोर्स नहीं निकलवाया है, उन्होंने एक बात बोल दी है जो कई बच्चे शायद पकड़ नहीं पाते, सिस्टम टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। पूरा सिस्टम, होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। ये पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हमारे पास ये चार्ज क्यू ऐसा क्या होना चाहिए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। अब ध्यान से समझना, ठीक है, कॉमन सेंस लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले से ही फोकस बनाओ। अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान से देखना, कि अगर एक हमारे पास ट्राइंगल है, जिसने भी मेरे वर्ड्स को फोकस करा डाउट नहीं आएगा। अगर आपके डाउट आ रहे हैं दैट मींस आप मेरे वर्ड्स को नहीं सुन रहे। अगर मैं यहां पर बात करूं क्यू क्यू क्यू, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो ये सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड हमारे लिए क्या है, सेंटर ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री। और अगर ये सेंटर ऑफ सिमिट्री है, ध्यान से सुनना, मैं इधर अगर पॉजिटिव चार्ज रखूं या फिर नेगेटिव चार्ज रखूं, इन बोथ केस हमारे पास एफ नेट ऑन क्यू विल बी 0। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी हुई है। ये क्या कहने का मतलब था सर? कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें, क्यू क्यू और क्यू, और इसी ट्राइंगल की बात करें यहां पर क्यू क्यू और क्यू, क्योंकि ये सेंटर ऑफ सिमिट्री है, अगर आप यहां पे प्लस क्यू भी रखते, पॉजिटिव चार्ज रखते, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, आप सभी लोगों को पता है नेट फोर्स 0 हो जाता, राइट। अगर मैं यहां पर माइनस क्यू चार्ज भी रखता तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, अभी भी आपका नेट फोर्स 0 हो जाता। मतलब ये क्यू चार्ज हमारे पास अगर देखा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव आप कुछ भी रख दीजिए, कोई भी वैल्यू का हो, किसी भी साइन का हो, इस पर हमेशा नेट फोर्स 0 रहेगा। एफ नेट ऑन सेंट्रॉइड, ध्यान से सुनना, ठीक है, एफ नेट ऑन चार्ज एट सेंट्रॉइड, चार्ज एट सेंट्रॉइड will always be 0, will always be 0, वो हमेशा ही 0 रहेगा।
तो कहने का मतलब ये चार्ज तो हमेशा ही इक्विलिब्रियम में है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि ये इक्विलिब्रियम में हो। क्वेश्चन में बोला गया है होल सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो। ठीक है, तो ये वाला चार्ज मैंने देखा यार ये तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, इधर पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, वैल्यू भी कुछ भी हो, ये हमेशा ही इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अब बात आई इन कोने वाले चार्जेस को भी इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो इसका सेकंड पार्ट अब आपको ध्यान से करना है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये ट्राइंगल था, ठीक है, Q Q एंड Q, ये लेंथ है L L L, और यहां पर हमें ऐसा क्या चार्ज रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए। तो मैंने कहा यार इस वाले चार्ज के, अब हम लोगों ने ये तो पता है ये हमेशा ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ये हमेशा ही इक्विलिब्रियम, अभी यहां नहीं लिखते हैं, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। मेरे वर्ड्स पर फोकस करना बेटा। ये वाले चार्ज की बात करी जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा KQ² बाय L², यही आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो ये वैल्यू आएगी KQ² बाय L², राइट। अब ध्यान से सोचना, अगर ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव हो गया, पहला केस, तो इन दोनों का नेट फोर्स तो इधर आ ही रहा है, एंड जब ये 60 डिग्री होता है, ध्यान से समझना, जब ये 60 डिग्री होता है इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ KQ² बाय L²। अगर ये भी पॉजिटिव होता तो इसकी वजह से भी फोर्स इसी डायरेक्शन में आता। सारे बच्चे बताना क्या कभी इस वाले पार्टिकल पर F नेट 0 हो पाएगा, हां या ना। अब मैं चैट ऑन कर रहा हूं, जरा खुद सोच के बताना, ठीक है। हाँ चलने लगा चैट। हाँ, अगर ये पॉजिटिव होता, सर पहले तो आप कह रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा जब मैं इसकी इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो ये कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमें पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात है। ये इधर धक्का दे रहा है, ये इधर धक्का दे रहा है, अगर ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो F net कैन नेवर बी इक्वल टू 0 इफ चार्ज एट सेंट्रॉइड इज पॉजिटिव, चार्ज एट सेंट्रॉइड इज पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, वेरी गुड, लव यू बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये चीज आपके दिमाग में हो, इसको लिखना नहीं है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टिन्यूड की बात करते तो हम कहते हैं यार यही हमारे पास ट्राइंगल था, इक्विलेटरल Q एंड Q। ऑब्वियस सी बात है यहां पर कुछ चार्ज नेगेटिव -Q होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव इधर रिपेल करेंगे KQ² बाय L², ये पॉजिटिव पॉजिटिव इधर रिपेल करेंगे KQ² बाय L², और इस चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करी जाए तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बिल्कुल बीच में, दैट विल बी √3 टाइम्स ऑफ KQ² बाय L²। कुछ बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा तभी ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा पाएगा, और ये अगर इसके बराबर में हुआ तभी कोने वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। क्लियर? तो ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को पता ही है कि एक सेंट्रॉइड से ये वाला जो डिस्टेंस होता है दैट इज L बाय √3। तो इन दोनों के बीच का फोर्स आएगा KQQ, नेगेटिव नहीं ले रहा हूं, अट्रैक्शन शो कर दिया है, L बाय √3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3KQQ बाय L²। क्लियर? क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। फॉर चार्ज एट कॉर्नर टू बी इन इक्विलिब्रियम, हमारे पास उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो एक फोर्स ये हो गया 3KQQ बाय L², और एक ये फोर्स हो गया √3 KQ² बाय L²। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा बेटा। तो L² से L² गया, K से K गया,
Q से Q गया और ये हो जाएगा √3Q इक्वल टू यहां पर Q। तो Q की बात करें तो Q बाय √3, लेकिन आपको यहां पर पॉजिटिव नहीं रखना है। आंसर आप क्या रिपोर्ट करेंगे? Q शुड बी -Q बाय √3, दैट शुड बी योर आंसर। क्लियर है क्या बेटा? सारे बच्चे दिल बनाइए, सारे बच्चे दिल बनाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये माइनस का गलती मत करना, जेई गलती करवाता है। जो बच्चे वॉइस क्रैक कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा धीरे बोलता हूं, ठीक है? अगर आपको दिक्कत हो रही है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं वॉइस धीरे करता हूं, आई होप। और थोड़ा सा आप लोग अपने एंड पे वॉल्यूम इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है? आज मैं चाहता हूं कि बेटा दिल से पढ़े और ये 1.5 घंटा जो हम लोग पढ़ेंगे पूरा कंसंट्रेशन रहे, यहीं पर मैक्सिमम चीजें समझ लें, ठीक है? घर पे जाके आप सिर्फ प्रैक्टिस करें। क्लियर? राइट? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, ऑल्दो काफी सारे दिल आ चुके हैं, थैंक्स अ लॉट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई। देखो, इन्होंने पूछा है कि इस Q चार्ज की वैल्यू ऐसी क्या होनी चाहिए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ये नहीं कि इस Q चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये इस पे नेट फोर्स 0 हो। उसका अगर आंसर बात करें, इस Q चार्ज की कुछ भी वैल्यू अगर आप ले लेंगे, नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा, बिकॉज इट इज एट द सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा फोर्स आपका 0 ही रहेगा। तो क्योंकि ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे है, तो इसको हम चेक नहीं कर रहे। अब बात आ रही है पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात है, तो इन कोने वाले चार्जेस की बात करते हैं। अगर मैं इस चार्ज को पॉजिटिव ले लूंगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है। और अगर आप इसको भी पॉजिटिव ले लोगे, ये भी धक्का दे देगा, तो नेट फोर्स तो कभी 0 आएगा ही नहीं। मतलब Q चार्ज कभी भी पॉजिटिव नहीं रखना चाहिए। अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूंगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है और इन दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स है, अगर ये कैंसल आउट हो गया, तो इस पे नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। तो बस उसको सॉल्व करिए। माइनस क्यों रखा है? क्योंकि यहां पर इसका फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए था। क्लियर? वेरी गुड, लव यू बेटा। ठीक है, अब आप सभी लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? आराम से आप ट्राई करिए, ठीक है? ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है? आप सभी लोग आराम से एक बार ट्राई करें, ठीक है? गलती नहीं करनी है, बस 50% से ऊपर देना है। जिन लोगों के पास पोल नहीं आया है, ठीक है, आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपना लाइव चैट बंद करेंगे तो एक ब्लू कलर का डॉट ब्लिंक कर रहा होगा पोल का, वहां आप अपना जवाब लिखिए, ठीक है? क्लियर? सर 3 कहां से आया? ठीक है भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाला √3 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये √3 कहां से आया? जब एंगल आपका 60 डिग्री होता है बेटा, तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स ऑफ दीज 2 फोर्सेस, वहां से आया बेटा। क्लियर? जिनका पोल नहीं आया बेटा, आप चैट में जवाब दे सकते हैं, ठीक है? एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि मेरे को भी पोल दिखा रहा है या नहीं। मेरी क्लास में ही होता है ये, कहीं टाइमलेस पोल का पंगा तो नहीं है? जब भी मैं टाइमलेस पोल कराता हूं, कहां से आया बेटा? हाँ, पोल नहीं आया। रुको 1 मिनट, टाइम वाला पोल करते हैं। जरा, हाँ अब आया होगा बेटा। अब देखो यहां पे जैसे ही मैंने चैट बंद करा है, तो यहां पे ब्लू डॉट आ रहा है, राइट? अब आया होगा। आई थिंक टाइमलेस पोल में इशू है। करिए आप सारे बच्चे, जरा क्वेश्चन करिए, मैं तब तक ये अपडेट दे देता हूं आगे। सर टाइमलेस पोल में दिक्कत आ रही है, वो पोल जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है? यस, आइए बेटा। 3 चार्जेस प्लस क्यू, क्यू एंड प्लस क्यू, ध्यान से समझना। इसका चार्ज का वो नहीं दे रखा है, प्लस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट ए डिस्टेंस 0, d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो सारे बच्चे, मेरे को आज बहुत मन था आज का लेक्चर लेने का, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी अच्छी चीजें भी देखेंगे, ठीक है? बस मैं आप सभी लोगों का रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी डिसरप्शन क्रिएट मत करना बेटा, क्योंकि आपके डिसरप्शन से मेरी लाइफ पे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो x = 0 पर एक चार्ज है, एक x = d/2 पर एक चार्ज है, और एक x = d पर एक चार्ज है, ठीक है? कौन कौन से चार्जेस हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर है आपका प्लस q, यहां पर है आपका q, और यहां पर है आपका प्लस q, ठीक है? राइट?
इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0 इज 0, देन वैल्यू ऑफ क्यू। इसने क्या बोला कि इस पर नेट फोर्स आपका 0 हो रहा है, तो इस क्यू की वैल्यू आपकी क्या है, यही पूछा है। तो देखा जाए तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है, क्योंकि प्लस क्यू और प्लस क्यू है, तो यही आपका नल पॉइंट हुआ। ध्यान से समझना, यही आपका नल पॉइंट हुआ, और अगर आप नल पॉइंट पर रखेंगे तो इस पर तो हमेशा ही फोर्स 0 आएगा। एफ नेट ऑन क्यू इज ऑलवेज 0, ठीक है, ये हमेशा ही 0 आएगा क्योंकि ये नल पॉइंट पर है। अब पूरे सिस्टम को ऐसा वर्ड भी फ्रेम किया जा सकता था कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं भाई, देखो पॉजिटिव, अब मेरी बात है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो रिपेल ही करेगा, और ये फोर्स आएगा के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। अब सारे बच्चे बताना, इस क्यू को पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। सारे बच्चे ये बताइए, इस क्यू को साइन क्या रखना है। वेरी गुड, कई बच्चे साइन तो सही पकड़ रहे हैं ऑप्शन से। ऑप्शन अगर मैं देखूं, साइन तो कई सारे बच्चों ने सही पकड़ा है, वेरी गुड, ठीक है, कि ये नेगेटिव होना चाहिए। सर आपको कैसे पता? मैंने कहा यार देखो, पॉजिटिव नेगेटिव इसको रखोगे तो इस पर तो नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा, लेकिन इसके नेगेटिव होने से ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, और ये दोनों अगर अट्रैक्ट करेंगे तो कितने फोर्स से करेंगे, हमारे पास के क्यू डिवाइडेड बाय, इनके बीच का डिस्टेंस इज d/2, गलती मत करना, d/2 का स्क्वायर। वेरी गुड, तो हमारे पास ये नेट फोर्स 0 अगर इस पे हमें करना है, एफ नेट इक्वल टू 0, तो दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दें, ठीक है। के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, 4k क्यू बाय डी स्क्वायर। सर ये 4 कहां से आया, जब आप इसको स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो 4k क्यू, कैलकुलेशन गलती नहीं करनी है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास आया, k से k गया, q से q गया, d स्क्वायर से d स्क्वायर गया, यहां बचा कैपिटल Q, यहां बचा 4q। क्वेश्चन में गलती ना हो तो हमें स्मॉल q चाहिए था, दैट इज q/4, और आप सभी लोगों ने बोला नेगेटिव होना चाहिए, तो सी ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर होगा। वेरी गुड यार, ठीक है। अगर बात करी जाए, ठीक है, सी ऑप्शन भाई जनरेट ही नहीं करेगा पोल। देखा भाई, इसको कहते हैं विजडम, नॉलेज हो सकता है आप हमसे बहुत तेज हो, ठीक है, बहुत तेज, हाँ हो सकता है आप हमसे बहुत तेज हो, लेकिन विजडम में नहीं हो सकते, ठीक है। जितने बच्चे यहां चैट में भी लिख रहे थे उनको भी जोड़ लेंगे तो 50 ही होगा, ठीक है। नहीं जीत पाओगे, ना 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 नहीं जीत पाओगे, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन लेट्स सी कौन कौन कर पाता है, ठीक है। 150 सेकेंड्स का मैं आपको टाइम दे देता हूं, ये भी चेक हो जाएगा। 150 वाला स्टार्ट हो रहा है, यस हो रहा है, ठीक है। गलती से भी नहीं हुआ है बेटा, ये आपकी नियति थी कि जिससे हमारे पास हमारा विजडम प्रूव हो जाए कि हम आपसे हमेशा ऊपर रहेंगे ठीक है, गलती कह रहा है, ठीक है। आ जाओ। अरे सॉरी क्यों बोल रहे भाई, कंसेप्ट है, सीखिए, कंसेप्ट हिट होना चाहिए, ठीक है। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ध्यान से समझिए, ठीक है। आपका एक स्क्वायर है, ओके, दो चार्जेस कैपिटल Q और कैपिटल Q आपने दो अपोजिट कॉर्नर्स पे रख दिए हैं। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द, यहां पर हमारे पास स्मॉल q और स्मॉल q आपने रख दिए हैं, ठीक है। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0, तो Q/Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। भाई देखो ध्यान से समझना, एक स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये डायगोनल L√2 होता है, तो ये पॉजिटिव ये तो हमेशा ही रिपेल करेगा, एंड दैट वैल्यू विल बी KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जिनको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता हो, ठीक है, तो ये L और L का अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे L√2 आएगा, तो L√2 का आपका स्क्वायर आएगा, तो ये वैल्यू आई KQ स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर। अब सारे बच्चे मेरे को ये बताइए कि
स्मॉल क्यू को पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव। अब ये कॉमन सेंस है, ये आपको एक बार टीचर समझा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन एग्जाम में ये आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा। खुद सोचिए कि अगर मैं स्मॉल क्यू को पॉजिटिव लूंगा तो क्या इस पे फोर्स आएंगे, तो क्या नेट फोर्स 0 हो पाएगा, और अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो क्या केस होगा। सारे बच्चे लेट्स सी। वेरी गुड, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने इन दोनों चार्जेस को पॉजिटिव ले लिया तो इसका धक्का इधर आएगा, इसका धक्का इधर आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, नेट फोर्स कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये आपका नेगेटिव और ये आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब जिनके अंदर ये डाउट आ रहा है सर ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, तो मैंने कहा यार ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर, ये दोनों चार्ज सेम ही है, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ये होगा के क्यू क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस L है तो L², और इधर आपका जो फोर्स आएगा बेटा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय L²। दिल बनाना अगर आप ये चीज समझ पाए, जब दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, अगर मैं इसको F ले लूं और इसको F ले लूं, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री पर होगा, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में जाएगा इनका, और दैट विल बी, दिल बनाना, √2 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू बाय L² होगा, हाँ या ना, और बिल्कुल बीच में जाएगा 45 डिग्री पे। वेरी गुड वेरी गुड। अब इनकी डायरेक्शंस को जरा ध्यान से समझना। इसने फोर्स लगाया है इधर, ये बिल्कुल 45 डिग्री पर ही लगाया है, डायगोनल पे लगाया है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है वो भी 45 डिग्री पर आ रहा है। इस पर नेट फोर्स 0 होने के लिए ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। वेरी गुड। एफ नेट ऑन कैपिटल क्यू टू बी 0, तो मैं यहां पर ये वैल्यू वाइज कह सकता हूं कि √2 के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय L² की वैल्यू आपकी इसके बराबर हो जाए के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L²। काटा पीटी कर ली जाए और अपना आंसर निकाल लिया जाए। L² और L² गया, K और K गया, Q और Q गया, यहां बचा √2Q इज इक्वल टू हमारे पास Q/2। हमें Q/Q का रेशियो चाहिए, तो 2√2 इज इक्वल टू Q/Q। लेकिन गलती नहीं करनी है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। सिंस Q इज नेगेटिव, तो ये वाला जो रेशियो आएगा Q/Q का जो रेशियो आएगा -2√2। डी ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर होना चाहिए, ठीक है, डी ऑप्शन आप सभी लोगों का, ठीक है। अब तो भाई अब तो मुझे भी डर लगता है भाई आंसर मार्क करते समय। अभी इतना रौला काटा है, विजडम विजडम विजडम, पता लगे सही में चीटर और सारे का सारे नेट पे से आंसर देख के डी आंसर लगा दिए होते तो अभी बेइज्जती हो जाता, ठीक है। हाँ बहुत सही। लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कुछ बच्चों को, तो अगली बार 53 से ऊपर जाएगा तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है। विजडम पे अभी भी शक मत करिएगा ठीक है। क्लियर। अरे नो पोल, तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए पोल के इस पे क्यों आ रहे हो? कितना ही ले आते भाई, कितना ही ले आते, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, किस किसने सही में, जो मैंने बोला है कि जनरली आंसर आपका मैक्स, अगर बहुत सारे बच्चे समझ पा रहे हैं तो 55-60 के आसपास, मैक्स टू मैक्स होगा तो 60 केस होगा, ठीक है। किस किसने ये चीज मैथ्स और केमिस्ट्री में भी देखी है कि जब भी सर पोल कराते हैं तो वो 50, बहुत अगर सारे जवाब दे रहे हैं तो 55 to 60 रहता है, हाँ या ना? क्योंकि वहां पर भी ये होता होगा, ठीक है। मैथ्स में हो सकता है और कम हो जाए क्योंकि मैथ्स ज्यादा गलत हो जाती है, ठीक है। किस किसने ये चीज नोटिस करी है कि हाँ यार 50 और 60 के बीच में ही रहता है? अब देखना ठीक है, ये मैंने इतने साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर किया है, ठीक है। अब जो बच्चे कहते हैं ना सर चीटिंग करके जवाब दिया, अगर आपका जवाब, बच्चों का जवाब 50 और 55 से ऊपर परसेंटेज में जा रहा है, समझ आना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ में एक ये हो सकता है, या तो टीचर ने उसका आंसर पहले कहीं बता दिया है, ठीक है, या फिर उसने कहीं से चीटिंग करी है, ठीक है। और अगर 55 से नीचे और आपको लग रहा है कुछ बच्चे इतनी जल्दी कैसे जवाब दे देते, तो या तो फिर वो लप्पा है या तो वो सही है, ठीक है, यही हो सकता है। क्लियर?
जैसे लीडर बोर्ड, अगर इसका अब तो ये हट गया होगा, लीडर बोर्ड देखते तो एक बच्चा होगा जो 0.1 सेकंड में भी जवाब दिया होगा, तो जो 0.1 सेकंड वाला वो प्योर लप्पा है, ठीक है, प्योर लप्पा। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, विजडम से सीखना है। क्लियर? हाँ, ठीक है। आइए अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, जब मैं आपका जब सिलेबस खत्म होगा तो इसमें इरोडो के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, और वो हमारे सिलेबस से इंक्लाइंड है। देखो इरोडो के बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस से इंक्लाइंड नहीं है, वो एक्चुअली में बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स जो फिजिक्स लेते हैं उनके लिए किताब है, लेकिन हमारे कुछ सिलेबस से अलाइंड होते हैं, तो हमें कुछ क्वेश्चंस को देखना है, समझना है। तो इसका एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। जरा यहां पर ध्यान से समझना, इक्विलिब्रियम ऑफ अ सस्पेंडेड पॉइंट, इसके ऊपर आपको एचसीवी में भी क्वेश्चन मिलेंगे, एचसी वर्मा में भी क्वेश्चन मिलेंगे, पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम्स। ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं पहले चैट को रोक रहा हूं, अदरवाइज कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं वो चैट की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आई एम स्टॉपिंग द चैट। ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए दो चार्ज बॉल्स हैं, बॉल को हम लोगों ने चार्ज किया है, ठीक है, और उनको धागे से, ध्यान से समझना, ठीक है, एल लेंथ के धागे से उनको हैंग कर दिया एक ही पॉइंट से। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से आपने उनको, ठीक है, सस्पेंड किया है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सारे बच्चे इसको लिखिए, लिखते चलना, ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। ये हमारे पास एल लेंथ के धागे हैं, ठीक है, ये हमारे पास एल लेंथ के धागे हैं, और दो बॉल्स हैं इस प्रकार से, ठीक है, एम मास की और एम मास की, दोनों का ईच बॉल हैज मास एम एंड चार्ज, ठीक है, Q1 एंड Q2। क्योंकि ये कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। इस वाले पे चार्ज मैं ले रहा हूं, ठीक है, इस वाले पे मैं जो चार्ज ले रहा हूं, एक पे ले रहा हूं Q1 चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव, और एक पे ले रहा हूं Q2 चार्ज, पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान से समझना, ओके। अगर मैं यहां पर बात करूं, और ये अभी हमारे पास किसमें है, ये दिस होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इसमें है इक्विलिब्रियम में, ध्यान से समझना। तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये F अगर मैं मानूं तो एक्शन है, तो रिएक्शन भी रहेगा, ये भी रहेगा, ठीक है, और दोनों के बॉल्स का वजन भी है, तो mg इधर भी होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत बेसिक चाहिए होता है, वजन हमेशा नीचे लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है, दोनों को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, तो Fe की वैल्यू जरा ध्यान समझना, वैल्यू ऑफ Fe दैट विल बी k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। सर ये x क्या है? इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो। क्लियर? वैल्यू दोनों पे सेम ही लगेगी। सर Q1 Q2 अलग है तो फोर्स अलग नहीं होगा? नहीं, Q1 Q2 अगर सेम होते तो k Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर का या x स्क्वायर का फोर्स लगता। अगर ये Q1 है ये Q2 है, ध्यान से समझिएगा, ये Q1 है ये हमारे पास Q2 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से जो भी फोर्स आया वो दोनों पर लगेगा। फोर्स ऑलवेज एक्शन रिएक्शन पेयर्स में लगता है। तो अगर ये 2 न्यूटन आया, इसको वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अगर ये 2 न्यूटन आया तो ये भी 2 न्यूटन होगा। और mg आपका यहां है, mg आपका यहां है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो धागे के अंदर टेंशन भी होगा, T ऐसे है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास यहां से एक एंगल है थीटा और यहां से एक एंगल है थीटा, सिमेट्रिक होगा। यहां पर ध्यान समझिए, मास दोनों का सेम है, फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, तो बिल्कुल सिमेट्रिक केस है, तो यहां पर भी टेंशन T ही होगा धागे में। अब बात आती है, जरा यहां पर ध्यान समझना, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, ये ब्लू आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर यहां थीटा है तो यहां थीटा है, तो T cos थीटा अगर आप रिजॉल्व करें, एक बच्चे ने रेजोल्यूशन पूछा था, जिस साइड आपका एंगल होता है उस साइड आपका बेस होता है, और बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज cos थीटा। T cos थीटा इधर आएगा और T sin थीटा आपका इधर आएगा, राइट। ये बॉल इक्विलिब्रियम में है तो आप कह सकते हैं नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस T sin थीटा Fe के बराबर होगा, ये वैल्यू के बराबर होगा, और T cos थीटा की बात करें तो वो mg के बराबर होगा। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं
रेशियो अगर आप ले लें बेटा तो tan थीटा की वैल्यू आपकी होती है FE डिवाइडेड बाय mg। क्लियर? FE डिवाइडेड बाय mg। क्लियर सारे बच्चे? सारे बच्चे क्लियर? जरा एक बार इसको लिखिए फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। जरा आप एक बार इसको लिखिए फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? जो ये tan थीटा होता है ये आपने लॉज ऑफ मोशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन करे होंगे। ठीक है? लॉज ऑफ मोशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन करे होंगे। तो tan t cos थीटा इसके बराबर होना चाहिए और t sin थीटा इसके बराबर होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में हमारे पास होगा। क्लियर? क्लियर? ये सर आपने कैसे लिखा? बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पे नेट फोर्स आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट फोर्स अलोंग x भी आप 0 कर सकते हैं और नेट फोर्स अलोंग y भी आप 0 कर सकते हैं। तो उस लॉजिक से हम लोगों ने ये चीज करा है। क्लियर? ये बिल्कुल लॉज ऑफ मोशन में, बिल्कुल लॉज ऑफ मोशन में इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आपको कराए जाते थे। क्लियर? क्लियर? आइए अब जरा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है? ये मेरे टाइम में ही आया हुआ था। ठीक है? जेईई मेंस का ही हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है? क्लियर? और मेरे से नहीं हुआ था ये वाला क्वेश्चन, मेरे से अपने टाइम पर नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई ये क्या है? ठीक है? अब ध्यान से करना है इस चीज को। क्लियर? ठीक है? राइट। तो मैं पोल जनरेट कर रहा हूं। अब थोड़ा सा लॉजिक के साथ आपको इस क्वेश्चन को करना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है बेटा तो घबराने वाली बात नहीं है, लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है? मैं कभी भी, अरे नेट का कुछ पंगा आ रहा है क्या? मैं कभी भी क्वेश्चन ना होने पे घबराता नहीं था। मेरे को लगता था चलो कुछ सीख लेते हैं। ठीक है? एटीट्यूड आपको अपना क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है? डिफरेंट चार्ज हुआ, अभी उस पर आते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है? Two identical charge spheres are suspended by strings of equal length. The strings make an angle 30 degree with each other. ध्यान से देखना कि इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास दो धागे हैं और हम लोगों ने वहां पर इस प्रकार से सस्पेंड किया है। ठीक है? इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर सस्पेंड किया है कि इन दोनों के बीच का एंगल, टोटल एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है? When suspended in a liquid of density इतना, the angle remains the same. ठीक है? If density of the material is, density of the body आपको कितना दे रखा है, ध्यान से समझ लीजिए, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन में दे रखा है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है? सारे बच्चे एक बार मेरे को ये बताइए किस किस को क्वेश्चन देख के समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे को भी अपने टाइम पे नहीं आया था। मुझे ऐसा लग रहा था कहना क्या जा रहा है। किस किस को ये क्वेश्चन देखने के बाद समझ नहीं आया? सर रेशियो ही क्यों लिया आपने? आप सर बेटा अगर आपको टेंशन निकालना है तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए। मैं यहां लिख देता हूं, फॉर टेंशन आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए। उससे आपका क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, टेंशन आ जाएगा। अगर मेरे को टेंशन नहीं चाहिए, मेरे को एंगल चाहिए था, तो रेशियो ले लिया बेटा। कई लोगों को नहीं समझ आया, आइए जैसे ये चीज समझना, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इन्होंने क्या बोला जरा ध्यान समझना कि हमारे पास दो धागे थे। ठीक है? दो बॉल्स को इस टाइप से हम लोगों ने रखा है। ठीक है? और इन दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू मान लीजिए, प्लस क्यू मान लीजिए। ठीक है? प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है? इस प्रकार से दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच का टोटल एंगल इज 30 डिग्री। ध्यान से समझना। ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है यार, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा Fe और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा Fe। इधर इसका वजन होगा mg और इधर इसका वजन होगा mg। क्योंकि डेंसिटी के टर्म में दे रखा है तो याद रखना, जिन्होंने फ्लूइड्स नहीं भी पढ़ा है, वेट होता है मास इंटू जी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम v मान लूं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ध्यान से समझना, वॉल्यूम इज v, तो मैं मास को लिख सकता हूं रो v। तो वेट इज इक्वल टू रो vg।
तो मैं mg की जगह ना ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन डेंसिटी में है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रो वी जी। क्लियर? तो आप ये कह सकते हैं जो भी आपका ये वाला एंगल θ/2 हुआ, अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूं तो ये θ/2 हुआ, तो इस सिनेरियो में जब इनके बीच में वैक्यूम है, ध्यान समझना, या एयर है, तब tan θ/2 आपका कितना होगा? सारे बच्चे हाँ या ना में बताना। दैट विल बी इक्वल टू FE डिवाइडेड बाय mg होता था v रो g। सारे बच्चे थम्स अप करना। क्या आप इतना समझ पाए? क्या आप इतना समझ पाए? हाँ या ना? सर Fe क्या है? इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दोनों चार्ज है बेटा, तो K Q1 Q2 बाय R² जो भी वैल्यू होगा वो है। क्लियर? ये होगा। यस यस, इतना। सर ये θ/2 क्यों हो गया? अभी हमारे सिलेबस जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया है बेटा, ध्यान समझो, मैंने यहां पर थीटा, टोटल एंगल 2θ लिया है। टोटल एंगल हमारे पास 2θ है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं ये वाला अगर एंगल थीटा है तो यहां पे θ/2 ले लिया, बस, और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को सुनना। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने इन दोनों चार्ज पेयर को उठा करके एक लिक्विड में डिप कर दिया है। ठीक है, एक लिक्विड में डिप कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है, और सिग्मा लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज सिग्मा। ठीक है, इन्होंने कहा जब हम लोगों ने इसको डिप करा है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अभी भी वही है θ/2। when dipped angle is same, angle is same। क्वेश्चन अब समझ आया कि हवा में कुछ एंगल था, जब हम लोगों ने इसको लिक्विड में डिप करा तो एंगल सेम है। क्लियर? वेरी गुड। कई बच्चे समझ पा रहे हैं, बुयंट फोर्स का कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है, जरा ध्यान समझना। इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब ये जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, कोई बच्चा बता सकता है? हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर मैं किसी भी दो चार्जेस को उठा करके मीडियम में डिप कर देता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ है, तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था मीडियम में कितना हो जाएगा? मीडियम में कितना हो जाएगा? अब मेरे को देखना है कौन रिवाइज अच्छे से कर रहा है। बहुत सही धवन, वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका FE/K, फोर्स 1/K हो जाएगा। और जो आपका वेट इन मीडियम होगा, वेट इन मीडियम, अगर आप देखें थोड़ा सा आपको फ्लूइड चाहिए था, दैट इज एक्चुअल वेट माइनस बुयंसी। अब कुछ बच्चे रोएंगे कि सर हमें बुयंट फोर्स नहीं निकालना आता, तो याद कर लो बेटा, घबराना नहीं, अपने आप को स्ट्रेस पॉइंट जबरदस्ती लाइफ में नहीं देना है। तो वेट क्या होगा? V रो G माइनस बुयंट फोर्स। आप कैसे निकालते हैं याद रख लीजिए। ठीक है, बुयंट फोर्स आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G, बस इतना करना होता है। ठीक है, क्योंकि आप किसी को भी लिक्विड में डालेंगे उसका वजन, एपरेंट वेट कम हो जाएगा, एक्चुअल वजन तो वही रहेगा, लेकिन ऊपर बुयंट फोर्स लगने की वजह से वो हल्का महसूस होता है। तो इस केस में आपका mg प्राइम होता, इफेक्टिव ग्रेविटी, और फोर्स आपका कुछ और हो गया होता। उसके हिसाब से एंगल सेम आ रहा है, ये कह रहे हैं। तो यहां पर अगर आप वैल्यू की बात करेंगे तो V सिग्मा इंटू G। क्लियर? 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 ये आप लर्न कर लीजिए। जिनको फ्लूइड्स का याद नहीं है, छोटी छोटी चीजें याद करेंगे, जब आप फ्लूइड रिवाइज करेंगे तब आपको मदद देगा। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी V ले लिया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सिग्मा है, इंटू G करना है। क्लियर? क्लियर? अब बच्चे कहेंगे सर Y, बेटा Y तो आपको 11वीं में पढ़ना चाहिए था, टू बी वेरी ट्रू। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन में व्हेन डिप्ड इन लिक्विड, इन्होंने ये बात बोली, व्हेन डिप्ड एंगल इज सेम, व्हेन डिप्ड एंगल इज सेम। तो मैंने कहा यार अगर एंगल सेम है तो क्या मैं कह सकता हूं इस केस में भी tan ऑफ θ/2 आपका FE/K डिवाइडेड बाय mg की जगह V रो G माइनस V सिग्मा G हो जाएगा इस बार। और हमारे पास इन वैक्यूम हमारे पास कितना है? जो tan θ/2 है बेटा, दैट विल बी FE डिवाइड बाय
वीरो जी था, क्योंकि आपका एंगल सेम है। ध्यान से समझना, क्योंकि आपका क्वेश्चन में गिवन है। सर ये आपको कैसे पता? मैंने कहा मेरे को नहीं पता भाई, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट को ध्यान रखना था, द एंगल रिमेन सेम। तो मैंने कहा ठीक है। एक वैक्यूम का केस सॉल्व किया, एक लिक्विड का केस सॉल्व किया। लिक्विड के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा, उसका याद करा 1/k टाइम्स, वेयर k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और थोड़ा सा फ्लूइड का कंसेप्ट यूज किया कि अगर आप किसी भी बॉडी को पानी या किसी लिक्विड में डालते हैं तो एक बुएंट फोर्स लगता है जिसकी वजह से उसका वजन कम हो जाता है, राइट, एपरेंट वेट। तो इन दोनों को अगर आप इक्वेट कर दें बेटा तो आपका सवाल ही हो जाएगा Fe डिवाइडेड बाय V रो जी एंड दिस इज Fe डिवाइडेड बाय K V इंटू जी कॉमन ले लूं तो यह आ जाएगा रो माइनस सिग्मा। बस हो गया क्वेश्चन। Fe से Fe गया, V एंड G गया, V एंड G गया, यह आ गया 1/रो इज इक्वल टू 1/k इंटू रो माइनस सिग्मा। याद रखना है K इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ये आपका रिजल्ट बन रहा है, मैंने जनरलाइज सॉल्व किया है, लर्न करना है। जब आप दो चार्जेस को उठा करके लिक्विड में डिप करते हैं और अगर आपका एंगल सेम नहीं हुआ तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी आपको कितना दे रखा था? 1.6 और 0.8, तो यह आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस 0.8, तो यह आपका हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 0.8 और 2। आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। क्लियर? तो डी ऑप्शन सभी का ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, डी ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। क्लियर? क्लियर? ठीक है, राइट। भाई रिपीट का इसमें सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझना है कि अगर हमारे पास दो बॉब्स हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। वैल्यू क्या होगा? K Q1 Q2 बाय x स्क्वायर। और जो भी ये फोर्स है ये दोनों पर लग रहा होगा, वजन भी है और दोनों पर ये फोर्स लग रहा होगा। इसके हिसाब से ये एंगल कितना आता है वो आप एंगल निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू Fe बाय mg। अब इस क्वेश्चन की बात करें, वैक्यूम में जो एंगल था इन्होंने कहा लिक्विड में भी वही एंगल है, तो लिक्विड में फोर्स 1/k हुआ, वजन की जगह हम लोगों ने एपरेंट वेट यूज करा और एंगल को इक्वेट कर दिया। तो याद रखना ये रिजल्ट अब हमारा काम का है। क्लियर? 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 जिनको लिखना है आप लिख लीजिए एक बार, जल्दी से लिख लीजिए। नहीं, आपको सिंगेज नहीं करनी है, टू बी वेरी ट्रू। आप प्लीज उन बच्चों के रास्ते पे मत जाइए जो रैंक खराब करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगेज बुक खराब है, वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, लेकिन बल्क एंड लेंथ ऑफ द बुक आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है। आप कुछ रेफरेंसेस लेना चाहें आप किसी भी बुक से ले सकते हैं, लेकिन आप HC वर्मा के अलावा कोई और बुक मत करिए। रीजन बिंग वो इतनी बल्कि है, सारी किताबें इतनी बल्कि हैं कि आपके पास इतना समय नहीं होगा खत्म कर पाए, ठीक है। वेरी गुड, इसको लिख लीजिए। अब ये देखो, जिनका गलत हो गया सीखने की बात है, जिनको क्वेश्चन नहीं समझ आया सीखने की बात है। ये 2009 का टाइम पे आया था जब मैं 12वीं करके मैंने जब पेपर दिया था, ठीक है। नहीं हुआ, क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर, व्हाट इफ एंगल इज डिफरेंट? तो ऑब्वियस सी बात है, आपका tan थीटा बाय 2 आप नहीं लेते, कुछ और होता तो वो रेफरेंस देता, एंगल या तो ट्वाइस हो गया या तो हाफ, कुछ ना कुछ इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। तो यहां की इक्वेशन और यहां की इक्वेशन जब मैच करती है तब आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख सकते हैं। क्लियर? और सारी किताबों के नाम, बेटा आप ये वाली हरकतें मत करो, आप एक मैच्योर बच्चे के जैसे काम करिए। मैंने आपको बताया है कि कितना सफिशिएंट है। जबरदस्ती आप अपने आप को लोड देना चाहते हैं, आप कर लीजिए, आप उसी कैटेगरी में जाएंगे जो हर बार बच्चे बोलते हैं मैंने इतना सब करा, फैला दिया रायता और मैं परेशान हो गया। मत करिए, इतना टफ नहीं है, कॉम्प्लेक्स आप जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा इंटीजर टाइप है, आई थिंक, है ना, इंटीजर टाइप। लेट स्टार्ट। जो बच्चे, अरे यार ये पोल जनरेट नहीं हुआ होगा, हाँ हो गया, ठीक है।
जो बच्चे अभी उसमें पूछ रहे थे सर अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा, उसके बारे में भी बताता हूं इस क्वेश्चन, या एक और क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, 2 स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ मास 10 मिलीग्राम। ठीक है, हमारे पास 2 स्फीयर्स हैं जिनका मास है 10 मिलीग्राम। ओके, मास इज 10 मिलीग्राम, ध्यान से समझना, मिली इज 10 की पावर -3 ग्राम्स। ठीक है हमारे पास। ओके, अब आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ थ्रेड 0.5 मीटर, तो एल की वैल्यू आपके लिए कितनी है 0.5 मीटर। ठीक है, दे आर इक्वली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर टू अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, मतलब ये दोनों इक्वली चार्ज हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.2 मीटर्स। ठीक है, द चार्ज ऑन ईच ऑफ द स्फीयर इज, इतना जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो Q की वैल्यू है दैट इज A/21 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। A की वैल्यू हमें रिपोर्ट करनी है। जिनके पास पोल जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है, दोबारा पोल जनरेट कर देता हूं, पोल जनरेट नहीं हुआ था इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान से समझना, आई थिंक अब हो गया होगा। ठीक है, हाँ, अब जरा देखो, हमारे पास इन्होंने कहा है कि इतना इनके बीच में डिस्टेंस है, चार्ज Q है। सर अब tan थीटा इक्वल टू वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैंने कहा यार कहीं एंगल का नाम नहीं दे रखा है, तो हम कॉमन सेंस लगाते हैं। ठीक है, कि हमारे पास यहां पर है और यहां पर है, ये फोर्स Fe होगा और ये इसका mg होगा। क्लियर? 0.5 मीटर लॉन्ग आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ थ्रेड L इक्वल टू, अच्छा लेंथ दे दिया है तो हम यूज कर सकते हैं। लेंथ की वैल्यू है आपकी 0.5 मीटर, तो आप बात करें तो ये आपका 0.1 मीटर हो गया एंड दिस इज 0.1 मीटर। ठीक है, हाँ, यहां पर tan थीटा यूज कर सकते हैं क्योंकि लेंथ दे दिया है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg होता है बेटा। तो tan थीटा आप लगा सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। सारे बच्चे मेरे को ये बताना बेस कितना आ रहा है, और Fe की वैल्यू आपकी आएगी K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास की अगर आप बात करें तो मास इज 10 इंटू 10⁻³ ग्राम्स में है, केजी में करेंगे 10⁻³ केजी। ठीक है, और हमारे पास इंटू 10। क्लियर? 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 सर इट इज 0.20, दे आर इक्वली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर टू अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। तो बेटा दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.2 मीटर है, तो ये वाला तो 0.1 मीटर हुआ, ये वाला लेंथ आपका 0.1 मीटर हुआ, और ये वाला लेंथ आपका 0.5 मीटर दे ही रखा है ना? क्लियर? अगर मैं यहां पर देखूं तो ये वाला जो आपका थीटा है और ये आपका है 0.1 और ये है आपका 0.5, है ना? और अगर हम लोग यहां पर बात करें, हमें tan थीटा चाहिए था, है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम से 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा हमारे पास 0.25 माइनस 0.01 रूट 0.24। कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ होगी क्या इसकी? ठीक है, क्लियर? तो अगर मैं यहां पर Q की वैल्यू निकालूं, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है, हाँ, tan थीटा अगर हम लोग अब बात करते हैं यहां पर, tan थीटा इज 0.1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 0.1 डिवाइड बाय पॉइंट रूट में 0.24। एक बार वैल्यू देखें नियर अबाउट कितनी आ रही है, 0.24 का रूट 0.48, 0.5 के आसपास ही आ रही है। ठीक है,
तो 1/5 लेके चलते हैं तो tan थीटा 1/5 हो गया हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, कुछ ऐसे आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग बात करें 0.2, देखो जब फोर्स लिखोगे तब तो ये डिस्टेंस चाहिए होगा, तो 0.04 इंटू हमारे पास ये हो जाएगा 10 की पावर 10 इंटू 100 और 10 की पावर -1, 10 की पावर -4, ये आया, यही आ रहा है बेटा। हाँ भाई लैग आ रहा है क्या, एक बार चेक करना। क्लियर, हाँ राइट। tan थीटा परपेंडिकुलर, ये आपका एंगल के सामने, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है बेटा, ये आपका हाइपोटेन्यूज है बेटा, है ना, आया ना। एंगल रॉन्ग आ रहा है कहां पर हमारे पास, भाई देखो 0.2 मीटर था ना दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, 0.2 मीटर। तो अगर मैं ये वाला एंगल लूंगा, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, तो ये वाला एंगल tan थीटा अगर हम लोग बात करेंगे वो है FE/mg के बराबर। तो अगर मैं ये वाला थीटा की बात करूं तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो मेरे को तो यही चाहिए होगा ना भाई हमारे पास, तो ये वाला तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, कहां दिक्कत आ रही है, mg गलत हो गया है, मास है आपका 10 मिलीग्राम, मास है आपका 10 मिलीग्राम, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ ग्राम, और केजी में अगर आप करेंगे तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ केजी, आया ना, आया ना, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6 केजी, 10⁻⁻5 केजी, तो यहां पर वही तो रखा है, कहां गया वो वैल्यू, ठीक है, ये आपका हो गया 10⁻, मास, और अच्छा ये जी ग्रेविटी नहीं है भाई, ये मिलीग्राम है, मिलीग्राम, ध्यान से सुनो, ये हमारे पास क्या है, मिलीग्राम, ये mg नहीं है, ठीक है, ये मास आया है, तो आप वेट जब निकालेंगे, वेट विल बी मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी, तब आप 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 10 से क्या मल्टीप्लाई करा है, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, ये आपका g है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये 10⁻⁻3, क्लियर। 0.2 इनके बीच का डिस्टेंस है भाई, अब इससे ज्यादा और क्या रखना है, आओ जरा देखें आगे कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। तो अगर मैं क्यू स्क्वायर की बात करूं तो ये आपका आ जाएगा 0.04 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें क्यू कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है a/21 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, तो a की वैल्यू हमें निकालनी, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यार कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी लेंदी क्यों लग रही है मेरे को, ठीक है, 5945 इंटू 10 की पावर 11 और 10 की पावर -4 इक्वल टू क्यू, ऐसा क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है ना। इक्विलिब्रियम कहां बोला, एक बच्चा कह रहा है बेटा अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, कुछ और चीजें देनी चाहिए, अप्रॉक्स करना पड़ेगा, नहीं यार, क्योंकि इंटीजर टाइप में फिर हम लोग वैल्यू कैसे रिपोर्ट करेंगे, गिवन जी इज इतना, ये मिलीग्राम में ही है, ये तो फिर हमारा कैलकुलेशन में बहुत पंगा जाएगा।
अगर हम लोग देखें 4/45 इंटू 10 की पावर, ठीक है, ये हो जाएगा -15, और हमारा Q की वैल्यू है A/21 इंटू 10 की पावर -8। अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं आना चाहिए, मेगाग्राम नहीं होगा, बट क्वेश्चन में कुछ होगा यार, एक बार चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू में हमारे पास आ नहीं रहा है ना यहां पर। कुछ ना कुछ वैल्यूज का एक बार चेक करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पे, ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है हमारे पास 0.8, या फिर अगर मैं इसको 0.4, ये तो और भी हो जाएगा हमारे पास 0.4 डिवाइडेड बाय, इतना तो एग्जाम में आप कैलकुलेटर नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे आप, 0.008 इंटू 10 की पावर -7 इज इक्वल टू A/21 इंटू 10 की पावर -8, और 21 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1.6 के आसपास जा रहा है, A की वैल्यू 1.6 के आसपास जा रही है, तो अप्रोक्सीमेटली ये इंटीजर में तो नहीं आना चाहिए, है ना, ये वैल्यू कुछ गड़बड़ है। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, कहीं ना कुछ टाइपिंग में तो एरर नहीं है। क्लियर? क्लियर? एक बार इसको चेक करेंगे बेटा वैल्यू को, इसको आप अभी के लिए होल्ड कर दीजिए, हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, हमें नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करना है, होल्ड करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर से डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन एक बार और देख लेंगे नेक्स्ट क्लास। क्लियर? हाँ, कहां गड़बड़ हो रही है? अब इतने सारे चैट करोगे कहां से पता लगेगा? 0.2, तो डिस्टेंस तो 0.2 है ना भाई, तो 0.2 का स्क्वायर करोगे 0.04, वही तो लिखा है वहां पर, कहां गड़बड़ आ रही है? ये ग्राम या मिलीग्राम का ही कुछ हो सकता है, या तो यहां पे कुछ पंगा हो, ऐसा तो नहीं है ग्राम GM लिखना उसने MG लिख दिया, ये भी हो सकता क्या? हाँ, चेक कर लेंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, एक बार आप भी ट्राई करिएगा, इसको चेक करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। आइए पहले एक बार ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं, अगर क्लास का टाइम बचता है तो हम लोग एक और बार इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका तो आंसर ही नहीं है, लप्पा मतलब कुछ भी आंसर मार्क कर दो भाई साहब, हाँ कुछ भी आंसर मार्क कर दो, जवाब आ जाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ बच्चा तो खड़ा ही होगा। हाँ, हम तो निकाल दिए थे इसको आंसर, ठीक है। आइए, हाँ मैंने रैंडमली 3 डाला, उसमें भी 10% लेके बैठे हुए हैं, अगर इसमें रैंडमली कुछ भी डाल देना कुछ भी आ जाएगा, ठीक है चलो रे, पागल हैं बच्चे यहां पर। 2 identical tennis ball each having mass m and charge q are suspended from a fixed point by a thread of L, ठीक है। अगर आप देखें तो यहां पर भी वैसे ही क्वेश्चन है, मास m है, ठीक है, मास m है, लेंथ L है, ठीक है। हंस क्या रहे हो? मतलब रैंडमली मैंने कहा कि चलो पोल खत्म करते, 3 आंसर डाल के खत्म करो, भाई से 10% उसमें भी बैठे हुए थे करके, वाह 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 भाई, बहुत तेज हैं हमारे बच्चे, ठीक है। Identical tennis ball each having mass m and charge q are suspended from a fixed point by a thread of length L. What is the equilibrium separation? Equilibrium separation मतलब इनके बीच का ये जो टोटल x है वो कितना होगा, ठीक है, ये लेंथ L है। What is the equilibrium separation of each thread making a small angle? ये थीटा होना चाहिए था भाई साहब। अब जिस हिसाब से हमारा ऑपरेटर लग रहा है, ठीक है, अब ये थीटा है, क्यू है, क्या है भाई? मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा विद अ वर्टिकल, क्यू विद अ वर्टिकल, तो भाई पिछले क्वेश्चन पे डाउट तो बनता ही है ठीक है। ये थीटा विद द वर्टिकल स्मॉल एंगल, ध्यान से देखना, थीटा आपको एक स्मॉल एंगल दे दिया गया है। अब जरा यहां पर सारे बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास वही वाली सारी सिनेरियो वही है, ठीक है। ये आपका जो एंगल थीटा है ये स्मॉल है, तो ऑब्वियस सी बात है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Fe,
यहां पर वजन होगा mg, ठीक है। चार्ज हम लोग q ले लेते हैं, और जो ये वाला पूरा आपका डिस्टेंस है दैट इज x, तो ये x/2 हो गया, ये l हो गया। सारे बच्चे अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप सभी लोगों को पता है कि tan थीटा Fe/mg होगा, और स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल अगर मैं बात करूं, फॉर स्मॉल एंगल आप सभी लोगों को ये 11वीं क्लास से पता होना चाहिए, tan थीटा sin थीटा के बराबर होगा, और इसको आप लिख सकते हैं x/2l, x/2 डिवाइडेड बाय l, आर्क लेंथ बाय रेडियस, आप ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आ गया x/2l, क्लियर। तो अगर आप यहां पर देखें तो x/2l इज इक्वल टू, इनके बीच का फोर्स होगा kq²/x², और मास mg आ गया, ठीक है। हमें इनके बीच का ये x ही चाहिए था, तो बस याद रखना यहीं से आपका जो एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, वो स्टार्ट होगा जब हम लोग एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x³ इज इक्वल टू kq²/2 इंटू l डिवाइडेड बाय mg, इस प्रकार से आया। और x की अगर आप बात करें तो दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ, k की वैल्यू रख लेते हैं 1/4πε0, ठीक है, q² इंटू 2l डिवाइडेड बाय mg की पावर 1/3। सारे बच्चे दिल बनाना जिन जिनका यही अप्रोच करा गया है, ठीक है। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की बात करेंगे तो q² इंटू l डिवाइडेड बाय 2πε0 mg आप सभी लोगों का की पावर 1/3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो क्या रहा है, q² l² है क्या, q² l बाय 2πε0 mg, q² l बाय 2πε0 mg, q² l बाय 2πε0 की पावर, डी ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा, ठीक है। डी ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर, आ जाओ, अरे मर्दबा बट, डी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। क्लियर क्लियर। डायमेंशनली आप चेक करना चाहें आप कर सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज बनते हैं, ठीक है, कि सर मैंने तो डायमेंशनली निकाल लिया था, अच्छी बात है, लेकिन उस अप्रोच से आप 1 या 2 ही क्वेश्चन कर पाओगे, रैंक लाखों में आएगी, लेकिन अगर आप समझ के करेंगे तो अच्छी रैंक आएगी। डिसीजन आपका है, ठीक है। क्लियर क्लियर। क्योंकि यहां पर स्मॉल एंगल दे रखा है, उनका टारगेट होता है कि अपनी रैंक खराब करी जाए। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जा रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं यूनिट डायमेंशन लगाया जाए, जब यूनिट डायमेंशन पढ़ाया जा रहा था तब उस समय परमिटिविटी पूछनी थी। चलिए चलिए चलिए, जिंदगी खराब करने के अफराद तरीके, ठीक है बेटा। जिनको भी डाउट आए आप बिल्कुल खुल के डाउट पूछ सकते हैं। अब जरा एक चीज और, ठीक है, एक बच्चे ने पूछा, अब कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। हमारे पास ध्यान समझना, अगर एक चार्ज Q है और एक चार्ज हमारे पास Q है, ठीक है, तो इन दोनों का मास m है, मास m है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर थीटा और यहां पर थीटा आएगा, ध्यान समझना। और इस केस में आपका tan थीटा विल बी इक्वल टू Fe/mg आपका होगा, ठीक है। जरा ये चीज समझना। नेक्स्ट केस, अगर आपका चार्ज अलग अलग हुआ और मास सेम है, ठीक है, Q1 एंड Q2, लेकिन दोनों बॉल्स का मास आपका सेम है, तो क्या, सारे बच्चे मेरे को बताना, ये अगर अल्फा है और ये अगर बीटा है तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा मान लो Q1 इज ग्रेटर देन Q2 कह रहा हूं वैल्यू वाइज, ठीक है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा या अल्फा लेस देन बीटा, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? बोलिए भाई, फिर से लैग आया। अरे यार भाई लैग का एक बार बोल देना यार, बीच बीच में लैग आ रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, चार्जेस मैंने इस बार अलग कर दिए हैं, मास दोनों का सेम है, तो क्या ये एंगल हमारे पास सेम होंगे?
अलग होंगे, अल्फा ज्यादा होगा, बीटा ज्यादा। ये नीट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको सोचना है। एक्चुअली में आंसर यही रहेगा, ए सेम। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? रीजन समझना यार, दोनों पे जो ये फोर्स आएगा ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों पर अभी भी सेम ही होगा। चार्ज सेम हो या डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका mg ये और mg ये, ठीक है, आपका mg ये, तब तक आपका वही सेम चीज रहेंगे, दोनों साइड का आपका एंगल सेम रहेगा। लेकिन जरा तीसरा केस समझना, ठीक है, तीसरा केस समझना। अगर दोनों का मास अलग अलग है, m1 है और एक का आपके पास ऐसे बनाया जाए, ठीक है, एक का मास m2 है, ठीक है, चार्ज इनका q1 q2 सेम हो या डिफरेंट हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वाला फोर्स जो आएगा k q1 q2 बाय r स्क्वायर वो दोनों पे सेम होगा। इस केस में आपका अल्फा और बीटा, आपके अल्फा एंड बीटा विल बी डिफरेंट। क्लियर है क्या सारे बच्चे? इस बार वो सेम नहीं होंगे। अगर मासेस अगर अलग अलग हो गए ना बेटा, ठीक है, मासेस अगर अलग अलग हो गए तब आपके एंगल डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अभी भी दोनों पर सेम ही रहेगा, Fe और Fe, लेकिन वजन की वजह से उनका एंगल चेंज हो जाएगा। इस बार आपका एंगल अलग अलग होगा। क्लियर? क्लियर? जिसका मास ज्यादा होगा वहां एंगल आपका कम होगा। अगर m2 इज ग्रेटर देन m1 है तो आपका ये वाला एंगल बीटा विल बी लेस देन अल्फा होगा। क्लियर? क्लियर? राइट। तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये चीज समझनी है। और एक यार बोल दिया, हाँ ठीक है, एक HC वर्मा का क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से समझ लो। सर अगर ये दोनों चार्ज अपोजिट हुए तो कैसे बनेगा? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसा होगा क्वेश्चन। अगर एक पॉजिटिव है, एक प्लस क्यू है और एक अगर आपका माइनस क्यू है, तो इधर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का कुछ गैप दिया गया होगा, इनके बीच का एक्स कुछ ऐसा होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलिए भाई। मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, देखो अगर दोनों साइड का मास सेम है, चार्ज सेम हो या डिफरेंट हो फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू आएगा जितना इस पे है उतना ही इस पे है, दोनों पर वैल्यू सेम है। वजन की वजह से आप देखेंगे tan थीटा इक्वल टू Fe बाय mg, Fe दोनों में सेम है, इसमें भी फोर्स दोनों पर सेम है, फोर्स दोनों पर सेम है, फोर्स दोनों पर सेम है। mg अगर सेम नहीं है दोनों साइड पर तो एंगल वेरी कर जाएगा। यहां पर tan थीटा Fe बाय mg, tan थीटा Fe बाय mg। मास अगर यहां पर भी सेम है, फोर्स तो सेम आ ही गया, वजन भी सेम है, तब भी आपका अल्फा और बीटा सेम ही रहेगा। लेकिन अगर मास अलग अलग हो गए तो आपके ये एंगल सेम नहीं होंगे। सिंपल सी बात। क्लियर? और अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनके बीच का यहां पर आपका mg रहेगा, ध्यान से समझना, यहां पर आपका टेंशन रहेगा, यहां पर आपका वो फोर्स रहेगा Fe। यहां पर भी अगर आप बात करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू Fe बाय mg का कंसेप्ट अभी भी है। क्लियर? दिल बनाइए, दिल बनाइए। अगर यहां पर दोनों का मास अलग अलग है तो यहां से एंगल आपके अलग अलग हो जाएंगे। इस बार कॉमन सेंस लगाना है भाई। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। यहां पे थीटा लिखना चाहिए मेरे को, ठीक है, थीटा एंड थीटा। अगर मास यहां पर भी अगर अलग अलग हो गए तो आपके एक का एंगल अलग होगा, एक का एंगल अलग होगा। क्लियर? सर इज इट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स? बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चन आपके आए हुए। लास्ट केस, ठीक है, लास्ट केस, ठीक है बेटा। आपको जो भी डाउट आए आप बिल्कुल खुल के, मैं आपको कहता हूं हमेशा आप अपना समय, क्लास के बाद का समय कमेंट सेक्शन में ना जाके डाउट सेक्शन में बिताएंगे तब भी आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि मैं देखता हूं कई सारे बच्चे एक दूसरे के डाउट्स के जवाब देते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं भी वहां पर रहूंगा, मैं भी वहीं पे ही डाउट बताऊंगा। कमेंट सेक्शन आप मत जाइए, लिटरली बता रहा हूं, मत जाइए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आप सभी लोगों को अब सारा क्लास बहुत सीरियस हो जाना, क्योंकि कई सारे बच्चे इसमें शायद नहीं पकड़ पाए,
ठीक है, ध्यान सुनना। क्या आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास जो कूलम्स लॉ है दिल बनाना, वो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर मेरे पास दो छोटे छोटे चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर मेरे पास दो छोटे छोटे चार्जेस हैं, ध्यान समझना, Q1 और Q2, ठीक है, तो वो पॉइंट चार्जेस अगर हैं, पॉइंट चार्जेस अगर हैं, तभी आपके लिए कूलम्स लॉ जो आपने फोर्स पढ़ा है, दैट इज K Q1 Q2 by R² इज वैलिड, इज वैलिड। हाँ या ना? ये आप सभी लोगों को पता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम मतलब आपका रॉड हो सकता है, आपका रिंग हो सकता है, आपका डिस्क हो सकता है, बहुत सारे ऐसे जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, जहां पर, यार एक वहां पर खीरा पड़ा है, लेके आना, जो ऑफिस बॉय है ना, उनको बोलना राजवंत सर वहां पे खीरा छोड़ गया है, वो ले आओ, ठीक है। आज क्लास से पहले भाई बहुत मेहनत करी गई है, ठीक है। आपको शायद मजाक लग रहा हो, ये देखिए प्याज लाए, प्याज का छिलका छील रहे थे। हाँ, होम साइंस हो गया है, प्याज को काट के, ओ प्याज गिर गया भाई, ठीक है। हाँ, अब हम सिस्टम तो बना के लाए हैं, अब कईयों को इंटीग्रेशन समझ नहीं आता। ये देखिए हमने खीरा का क्या करा है, इंटीग्रेशन, राइट। अब कईयों को समझ नहीं आता है कि जो खीरे को अगर मैं पतले पतले स्लाइसेस में काट दूं तो यही है हमारे पास, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज और एक रॉड के बीच का अगर हमें फोर्स चाहिए, ठीक है। हंसो मत रे, हाँ, ठीक है। कईयों को, अब मैंने उसको बोला कि भाई एनिमेशन बना दो, ठीक है, और तुम्हें पता है हम जो बोलते हैं वो तो होता ही नहीं, ठीक है। कह रहे सर टाइम लगेगा, मैंने कहा लाव यार खीरा चाकू अभी, तो हम घर से 2-3 खीरा ला के आए, प्याज लेके आए, ठीक है। तो सारे टीचर सोच रहे भाई ये क्या करने जा रहा है। मैंने कहा बेटा इसको कहते हैं पढ़ाई ठीक है, फील डाल रहे हैं, फील, ठीक है। अब हमें जैसे इस रॉड के बीच में और इस, ये मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स चाहिए। अब इस रॉड में भाई देखो ये वाला, सारे बच्चे अब सारे सीरियस हो जाओ, अरे चैट रोको भाई, नहीं तो हंसते रहेंगे, ठीक है। भाई देखो अगर पतले छोटा छोटा चार्ज होता तो मैं फोर्स लिख लेता, लेकिन अब क्या है कि इसमें इस रॉड पे जितने भी चार्जेस होंगे उन सबका डिस्टेंस वेरी कर रहा है। ये वाला जो चार्ज है इसका डिस्टेंस कुछ और है, ये वाला जो चार्ज है इसका डिस्टेंस कुछ और है, ये वाला जो चार्ज है इसका डिस्टेंस, सबके डिस्टेंस अलग 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 हो रहे हैं। और आपको पता है पॉइंट चार्जेस के बीच में जब भी मैं फोर्स की बात करता हूं तो हमारे, अरे ये कौन सा पेन आ गया, ठीक है, चैट ऑन कर दें आप। तो डिस्टेंस मैटर करता है। तो अगर हमें ध्यान से समझना, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम की बात है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, ओवर लेंथ, ध्यान समझना, ठीक है। हाँ भाई देखो ये खीरा था, ये रॉड है बेसिकली, है ना। तो अगर हमें अभी चार्ज, पॉइंट चार्ज और उसके बीच में अभी फोर्स बनाएंगे तो जरा देखना लैम्डा क्या होता है, विच इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। कई बच्चों को ये बात पता होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी जैसे मास पर यूनिट लेंथ होता था, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये आप कब कर सकते हैं? जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका है, तब आप ये वाला करेंगे, ठीक है। और लैम्डा अगर आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, और ध्यान से, या तो यूनिफॉर्म होगा या लैम्डा आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, तो वो यूज करेंगे, गिवन इन क्वेश्चन। भाई देखो चार्ज लेंथ के साथ कैसे वेरी कर रहा है, चार्ज लेंथ के साथ कैसे वेरी कर रहा है, या तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो आपको निकालना पड़ेगा। दोनों केस में जब आप स्मॉल फोर्स, ध्यान समझना, आप सबसे पहले एलिमेंट लेंगे, भाई सीरियस हो जाओ, एलिमेंट हम लोगों को लेना पड़ेगा। सेकंड, स्मॉल फोर्स बिटवीन एलिमेंट एंड चार्ज, स्मॉल फोर्स बिटवीन एलिमेंट एंड चार्ज लिखेंगे, और फिर आप
उसको इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान समझना, फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, जरा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना। एरियल चार्ज जैसे प्याज, ठीक है, क्या आप इस बात से सहमत है ये डिस्क है एक टाइप से? हाँ यार, अरे अरे रुक गया क्या ये सारे बच्चे? ये एक डिस्क है, हाँ या ना? अरे बोलो यार, हाँ या ना? यस यस। अब एक डिस्क और एक पॉइंट चार्ज के बीच का अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, अब डिस्क बनती कैसे है? कई बच्चों को पता होगा रिंग एलिमेंट लिया जाता है। अगर आप देखें एक प्याज को अगर मैंने इस टाइप से लिटरली अगर काट दिया है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। वैसे तो अब तक तो क्लास से पहले तक तो ये सूख गया था, या इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, ये एक रिंग टाइप का एलिमेंट था। ठीक है, इसके नीचे एक और रिंग है। अगर मैं रिंग टाइप के एलिमेंट को इसके ऊपर चिपका दूं और फिर एक और रिंग को लाके इसके ऊपर चिपका दूं, फिर एक और रिंग को, तो ये डिस्क का रेडियस बढ़ता चला जाएगा। तो हमें अगर कभी एरिया में, जो भी इसका मास है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर वॉल्यूम में भी है, तो हम थिकनेस को निग्लिजिबल लेके चलेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं हमारे पास एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से समझ लेना। ठीक है, दिस इज बेसिकली चार्ज अपॉन एरिया, दिस इज बेसिकली चार्ज अपॉन एरिया। ये आप तब करेंगे व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप वही सिग्मा, और सिग्मा या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। ध्यान समझना। क्लियर क्लियर क्लियर? सस्ता एनिमेशन सस्ता एनिमेशन ऑफ 8,000 करोड़ वेरी गुड। हाँ, दैट हैज सम ह्यूमर, राइट? क्लियर? अब जरा समझना, हम लोग कभी भी डीक्यू चार्ज लेंगे, दैट विल बी, ये सारे बच्चे जिनको 11th में इन्होंने इंटीग्रेशन पर ध्यान नहीं दिया उनके लिए है। ठीक है, एलिमेंट लेना तो हम लोग पूरे सेशन में धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पहली चीज लिखनी है, डीक्यू चार्ज आप लिखेंगे लैम्डा इंटू डीएक्स। कब लिखेंगे? जब हमारे पास चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ। अगर आपका चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तब आप लैम्डा डीएक्स यूज करेंगे, और सिग्मा इंटू डीए जब आप यूज करेंगे चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया। ध्यान से समझना। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू अब दो चीजें हो सकती है, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल आप यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और लैम्डा जो क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको लिखना है बेटा, क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो भी आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के केस में क्वेश्चन ने दे दिया कि लैम्डा 2x है कूलम पर मीटर। ठीक है, तो इसका dq आपका आएगा लैम्डा इंटू dx, तो दैट विल बी 2x इंटू dx, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। और अगर आपका सिग्मा है तो यहां पर भी आपके दो केसेस हैं। ठीक है, आपका सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया यूज किया जाएगा जब यूनिफॉर्मली है, और हमारे पास सिग्मा क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन, हम लोग यूज करेंगे जब क्वेश्चन में वेरिएबल सिस्टम्स होंगे। ठीक है, तो आपका डीक्यू होगा सिग्मा इंटू डी। ध्यान समझना, एग्जाम्पल में उन्होंने कह दिया है सिग्मा इज 2r क्यूब, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, तो आपका डीक्यू आएगा, ठीक है, 2r क्यूब इंटू डी। क्लियर? सारे बच्चे इसको लिखिए, ये वाला नोट करना है।
पहले वाला तो सिंपल है भाई, देखो 11th क्लास में आपको समझाया गया होगा, लैम्डा क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा क्या होता है मास पर यूनिट एरिया। बस यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी बन जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया। सर वॉल्यूमेट्रिक भी होता है, यस, अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी पहले इन दोनों पे फोकस करेंगे। क्लियर क्लियर। एक बच्चा कह रहा है टाइम अप स्पैम कर दो। हाँ तुम नेता बनो बेटा, पहले इलेक्शन लड़ो, ठीक है, इलेक्शन लड़ो, अपना करियर पूरा खराब कर दो। क्लियर। सर वॉल्यूम के लिए भी है, यस है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब समय आएगा तब हमें पढ़ना ही है। राइट राइट। जरा इसको, सर इसका एप्लीकेशन क्या है जरा यहां पर समझना। अब जिन लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो वो तो खट से कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, जरा यहां पर ध्यान समझना। अब थॉट प्रोसेस देखना। अ रॉड ऑफ चार्ज Q, ठीक है, एक पूरी रॉड है जिसपे चार्ज है Q एंड लेंथ L, इसका जो पूरा लेंथ है दैट इज L, इज एट डिस्टेंस D फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, इसमें D डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज से, इस प्रकार से, ठीक है, Q। अब हमें इन दोनों के बीच का फोर्स बताना है। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच का फोर्स बताना है। सारे बच्चे पहले ये सोचिए कि क्या मैं डायरेक्टली कूलम्स लॉ लगा सकता हूं, हां या ना। वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं। सर स्लोली पढ़ाओ भाई, इससे स्लोली क्या होगा, आज ये क्या ही बोल। सारे बच्चे बताइए कि क्या बेटा, अगर आपको और स्लो चाहिए आप 0.2x पे देखिए, 0.1x पर देखिए। ठीक है, सिलेबस, यही बच्चे होंगे बाद में कहेंगे सर हमारा सिलेबस नहीं हुआ। अब मैं अपना गुस्सा तो कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन चलिए, क्या हम डायरेक्टली लगा सकते? नहीं। रीजन उसका क्या है, क्योंकि ये दोनों, ये दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। बेटा ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये लिखने का टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे वर्ड्स को सुनते नहीं है, इसलिए मेरे को मेजॉरिटी चीजें लिख के बतानी पड़ती हैं। ठीक है, अगर आप मेरे वर्ड को सुने तो मैं ये छोड़ भी सकता था, पहले पेज पे मैं बता दिया है, दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, और इसीलिए आपका कूलम्स लॉ यहां पर नॉट वैलिड है। अब कईयों को रीजन नहीं समझ आ गया ना, क्यों इंटीग्रेट करा, रट लेंगे। अब बताइए सर करें कैसे फिर। मैंने कहा यार दो पॉइंट चार्जेस के बीच में तो लगता है ना, तो रॉड को बनाने के लिए इसके अंदर एक पतला सा एक एलिमेंट लिया जाता है। ये तरीका याद रखना है कि हम लोगों ने कहा कि यार ये जो Q चार्ज है, इससे अगर मैं x डिस्टेंस पर एक पतला सा एलिमेंट ले लेता हूं dx, ध्यान से समझना, ठीक है, x पर पतला सा एलिमेंट ले लिया है dx, ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। ये Q चार्ज है और ये पतला सा एक एलिमेंट लिया है। ये x आपके लिए वेरिएबल है, ये एलिमेंट यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर। एक x वेरिएबल है भाई, ठीक है। मैं कहीं पर भी एक पतला सा चार्ज लूंगा, इस छोटे से चार्ज के बीच का फोर्स लिख सकता हूं, तो पहले मैं वो काम करूंगा। अब बात आई सर इसका फोर्स चार्ज कितना होगा, कॉमन सेंस, ठीक है, dq विल बी लैम्डा dx, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा की वैल्यू q बाय l आप लिख सकते हैं। इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं दिया है कि चार्ज यहां ज्यादा है यहां कम है, ठीक है, तो लिख सकते हैं। सर अगर दिया होता कि यहां ज्यादा है या कम है, तो मैं कहूंगा फंक्शन बताएंगे कैसे, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इनफाइनाइट है, तो वो बताएंगे तब, ठीक है। तो यहां पर जो dq आएगा दैट विल बी q बाय l इंटू dx। सारे बच्चे इस बात से सहमत है क्या? मेरे पास अब दो छोटे छोटे चार्जेस आ गए, इनके बीच का जो स्मॉल फोर्स होगा, ध्यान समझना, df मींस स्मॉल फोर्स, जो इन दोनों के बीच का जो स्मॉल फोर्स होगा बेटा, दैट विल बी k, इसका चार्ज तो q ही है, इंटू dq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सारे बच्चे k q dq की जगह q इंटू dx डिवाइडेड बाय l x स्क्वायर। सारे बच्चे यस यस यस। क्या मैं इन दोनों के बीच का तो फोर्स का लिख सकता था ना, क्योंकि दो पॉइंट चार्जेस के लिए है, ये तो पॉइंट गिवन है। रॉड के अंदर मैंने रॉड के अंदर एक पतला सा चार्ज बना लिया x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का, ठीक है। अब जरा देखना, इस रॉड, अगर मान लो इस खीरे का वजन जो भी m मास है, इसकी लेंथ l है,
अगर मैं इसमें पतला सा सेगमेंट लूंगा उसका मास कितना होगा, तो मैंने कहा मास पर यूनिट लेंथ निकाला, उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा, उसका मास आ जाएगा। वैसे ही हम लोगों ने चार्ज के लिए करा। क्लियर? अब बात आती है, हमें तो टोटल फोर्स चाहिए था। टोटल फोर्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ। अब इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू क्यू बाय एल क्या था हमारे पास, इंटू डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर। लिमिट्स कई बच्चे 11वीं में शायद कहीं से पढ़ के आएंगे, लिमिट्स में दिक्कत होगी। याद रखना जिसके साथ डीएक्स लिखा होता है ये है वेरिएबल, ये है आपका वेरिएबल, मतलब इस एक्स को आप चेंज कर सकते हैं। मैंने जो सबसे पहले सिस्टम बनाया है क्यू एट ये एक्स वेरी है भाई, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज डी क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी वेरी करा जा सकता है। सारे बच्चे अब बताना लिमिट क्या रखनी है, क्योंकि मेरे को ये सिस्टम बनाना है। सारे बच्चे मेरे को लिमिट्स बताइए। वेरी गुड। कुछ बच्चे 0 से डी प्लस एल कह रहे हैं। 0 मतलब समझ रहे हो, ये जो आपका एक्स वेरी कर रहा था, आपने कहा सर पहला एलिमेंट इसके पास रखो। अगर मैं पहला एलिमेंट इसके पास रखूंगा तो ये सिस्टम ना बनके ये सिस्टम बनेगा। ये तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं था। क्या आपको समझ आ रही है कि आपको पहला एलिमेंट डी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। ये जो पहला एलिमेंट है ये आपको डी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, और आप एलिमेंट बाय एलिमेंट रखते चले जाएंगे। लास्ट एलिमेंट आपका यहां कहीं होगा एल लेंथ। तो जरा लिमिट्स देखना आपने किसकी रखी है, लिमिट्स आपने एक्स की रखी हैं। तो आपका जो ये पॉइंट चार्ज क्यू था, आप सबसे पहले रखेंगे एक्स की वैल्यू डी से, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा। और एलिमेंट 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 आप रखते जा रहे हैं, फोर्स बढ़ता जा रहा है, वैल्यू जुड़ती जा रही है। आपका जो फाइनल एलिमेंट आएगा, लास्ट एलिमेंट आएगा, उसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डी प्लस एल। यही तो हुआ इसका एक्स, ये लेंथ एल है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर 0 से एल, वो भी गलत। डी से स्टार्ट करना है, फर्स्ट एलिमेंट आपको डी का रखना है, और लास्ट एलिमेंट के लिए ये एक्स आप कहां से नाप रहे हैं, यहां से, तो डी से डी प्लस एल। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लेना बेटा, हमारे पास कांस्टेंट चीजें आपकी बाहर आ जाएंगी, ठीक है। और 1/x² का इंटीग्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू -1/x। तो ये आपका आ जाएगा -1/x फ्रॉम डी से डी प्लस एल। आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, वो कर लीजिए, माइनस को एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन आप नहीं करेंगे, डाउट पूछेंगे तो ये लीजिए, ये आ गया 1/d प्लस एल -1/d। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, के क्यू क्यू अपॉन डी इंटू डी प्लस एल, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? क्लियर? यस, सारे बच्चे क्लियर? क्लियर? अब जिन्होंने ग्रेविटेशन पढ़ा है उनको समझ आ रहा होगा, GMM अपॉन डी इंटू डी प्लस एल, यही ग्रेविटेशन में था। वहां पर रिंग का भी कराया था, थ्रेड का भी कराया था। 11th क्लास में थ्रेड की जरूरत नहीं, रिंग की जरूरत नहीं, लेकिन यहां पर आपको आसान पड़ेगा। क्लियर? और ग्रेविटेशन में रिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं वो ग्रेविटेशन को भी अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? भाई इससे ज्यादा अब क्या, तुम कितना स्पीड स्लो करवाना चाहते हो? अब इससे ज्यादा क्या कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपका पहला एलिमेंट कितने पर आया, डी पर आया। आप एलिमेंट बाय एलिमेंट, एलिमेंट बाय एलिमेंट रखते जा रहे हो, तो आपका वो रॉड बन गया। लास्ट एलिमेंट ये है, तो यहां ये एक्स आपके लिए वेरिएबल था भाई। आप इस वाले चार्ज से कितनी दूरी पर इसको रख रहे हो, वो एक्स है। पहला एलिमेंट यहां रखूंगा जब डी है, और एलिमेंट रखते 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 लास्ट एलिमेंट जब रखूंगा तो ये लेंथ कितना हुआ, डी प्लस एल। बस हो तो गया क्वेश्चन यार। ले भाई 4500 रुपए में होम साइंस भी पढ़ ले। हाँ, क्लियर? यस। तो इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और क्या चाहिए भाई, होम साइंस भी मिल गया तुम्हें। लेक्चर को देखिएगा, कहीं डाउट आए पूछेगा। हाँ बोलो भाई। अभी हम लोग ये डिस्क वाला इंटीग्रेशन, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रिंग का आएगा अब, ठीक है, तो रिंग को भी समझना है। क्लियर? ठीक है, आ जाओ भाई। अब ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड,
जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है किसी भी, आपको पता है यार, जो भी ऐसी, भाई सीरियसली पढ़ना है अभी भी, ठीक है, अभी भी सीरियसली पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इनिशिएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और मजेदार चीज आने वाली है, इसके ऊपर जेईई में एडवांस का क्वेश्चन भी आया हुआ है। हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, फील्ड से आपके दिमाग में, सारे बच्चे जरा मेरे वर्ड्स पे फोकस करें, चैट छोड़िए, ठीक है। फील्ड मतलब एक रीजन की बात होती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक किसी भी बॉडी के आसपास एक ऐसी रीजन जहां पर वो दूसरे बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पाए, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। समझे? जैसे इस पेन की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, इसके आसपास की एक ऐसी रीजन जिसके अंदर अगर आप किसी भी मास को रखोगे तो वो इसके ऊपर फोर्स लगा पाए, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है, व्हाट इज दिस फील्ड? तो दिस इज अ 3D स्पेस, लिखते चलना बेटा, दिस इज अ 3D स्पेस अराउंड अ चार्ज in which it can exert force on other charge particle, ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल के आसपास, ध्यान समझना, एक चार्ज पार्टिकल के आसपास एक 3D स्पेस। सर ये 3D स्पेस कहने का मतलब, अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज, इधर रखूंगा तो भी धक्का लगेगा, इधर रखूंगा तो भी धक्का लगेगा, इधर रखूंगा तो भी धक्का लगेगा, इसके आसपास की एक 3D स्पेस जिसके अंदर वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा पाए, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और याद रखना, ठीक है, कि हमारे पास फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो क्या यह स्टेटमेंट कहना सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड EF मींस, शॉर्ट टर्म में हम लोग लिखेंगे EF मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। क्या यह स्टेटमेंट कहना सही है, एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी? क्योंकि जब आपका R की वैल्यू इन्फिनाइट होगी तभी जाके फोर्स आपका 0 होगा। एक चार्ज से, ये स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक चार्ज से इन्फिनाइट दूर जाएंगे तब जाके उसका फोर्स 0 की तरफ टेंड करेगा। दैट मींस इस चार्ज ने इंफिनिटी तक कहीं ना कहीं फोर्स लगाया, और अगर इधर से इंफिनिटी, इधर से इंफिनिटी, इधर से इंफिनिटी, इधर से इंफिनिटी, तो एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होता है, इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट डिस्टेंस पर जाने के बाद ही फोर्स घट के 0 हो पाता है, ठीक है। क्लियर? सारे बच्चे जल्दी से मेरे को ये बताइए, क्लियर? और जिनको लिखना है आप लिखिए एक बार, ठीक है, जल्दी से। क्लियर? क्लियर? भाई एक बच्चा कह रहा है इसमें समझ नहीं आया। भाई फील्ड मतलब जैसे फुटबॉल फील्ड होती है, अब फुटबॉल फील्ड की एक बाउंड्री है ना। तेरे को मैं बोलूं कि भाई मैच है, फुटबॉल का एक मैच है, क्रिकेट का एक फील्ड होता है, क्रिकेट का मैच है। अब तो यहां पर बैठ के अमेरिका में फील्डिंग करेगा, उसके लिए उसका एक रीजन है ना भाई, जहां तक क्रिकेट खेला जाएगा, है ना। एक रीजन होता है ना, स्टेडियम के अंदर ही क्यों है, उसके बाहर थोड़ा ना खेलने लग जाएंगे जाके कि भाई आज तो मैच है, हम तो सड़क पे खेलेंगे। ऐसा होता है क्या? है शिखर धवन बोले ना भैया आज तो मैच है, हम तो घर पे खेलेंगे, मन नहीं कर रहा जाने का। ऐसा होता है क्या? एक उस रीजन के अंदर ही क्रिकेट खेला जाएगा। वैसे ही एक चार्ज पार्टिकल की बात करी जाए तो वो कहां तक फोर्स लगा सकता है, उसके आसपास का जो रीजन है जहां पर वो फोर्स लगा सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे नीचे कहां गिर के पड़ा है भाई, जमीन पे लेट के पड़ा है? हाँ, पागल इंसान। आओ भाई, अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। सपोला भाई साहब जहर फुंकार मार रहा वहां बैठे बैठे, कमेंट नहीं कर रहा, फुंकार मार रहा जहर का, ठीक है। ठीक है,
अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? आसपास की रीजन जहां पे वो फोर्स लगाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से समझना, इसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हटा देते हैं क्योंकि आधे बच्चे खत्म है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लिखना जरा बेटा, ठीक है, सारे बच्चे इस चीज को लिखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड by 1 coulomb charge, by 1 coulomb plus 1, ठीक है, plus 1 coulomb charge at a point in electric field। समझना एक चीज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is only force on 1 coulomb charge present at a point, कुछ बच्चे सोचते हैं कोई नई चीज है, नई चीज नहीं है भाई। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये कुछ नई चीज आ गई, नया टॉपिक नहीं। फोर्स क्या था? K Q1 Q2 by R²। अगर मैं दूसरे चार्ज को 1 कूलम कर दूं तो जो भी फोर्स 1 कूलम पर लग रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ओनली फोर्स, वो है तो फोर्स ही भाई, ठीक है, ऑन 1 कूलम प्रेजेंट एट अ पॉइंट। ध्यान समझना, ठीक है। इस वाले चार्ज को +1 कूलम चार्ज को हम कहते हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट आउट करने में मदद करता है। तो यूनिट की तो बात हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसमें लिमिट भी लगती है, ठीक है, लेकिन चलो छोड़ो, अभी खत्म हो जाएंगे नहीं तो आधे। लिमिट कहां से आ गई इसमें, ठीक है। अभी आप इतना याद करें, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अगर आपको कोई यूनिट पूछे तो न्यूटन पर कूलम आपकी यूनिट रहती है, ठीक है। डायमेंशन निकालना है तो mlt-2 डिवाइडेड बाय 80 आप करेंगे, ठीक है, दैट विल बी ml-a-1 t-3। ये इसका डायमेंशन आएगा। क्लियर? क्लियर सारे बच्चे? जिन्होंने ग्रेविटेशन पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है घबराने वाली बात नहीं है। ये पहला ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं समझ आया। आपने पूरी 11वीं नहीं समझ आई आपको ना, तो पेशेंस के साथ, जो कुछ बच्चे उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं, पेशेंस के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही स्लाइड पे टॉपिक खत्म है, अभी टॉपिक इनिशिएट हुआ है। स्टार्टिंग में तो आपको चार्ज भी नहीं समझ आ रहा था, याद करिए, न्यूट्रल बॉडी नहीं समझ आ रही थी, इलेक्ट्रॉन एक पे उधर जाएगा तो एक नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी नहीं समझ आ रहा था। समय दीजिए। क्लियर? क्लियर? राइट। अब क्योंकि ये एक फोर्स ही है, 1 कूलम पर कितना फोर्स लगा, ये क्योंकि ये एक फोर्स ही है, इसीलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन खराब ना हो, इसको याद रखना है। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। आइए जरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है। हमारे पास जैसे यहां पर मैं अगर एक सिंगल चार्ज ले लेता हूं, ठीक है, ये थोड़ा स्लो काम करता है, यस, ठीक है। जरा यहां पर ध्यान से समझना, ठीक है, जरा यहां पर ध्यान से समझना। एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या है? ये 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, ये जो यहां पर जा रहा है, ठीक है। अरे अगर आप इसके पास पॉजिटिव चार्ज, अरे क्या हो रहा है ये, रुको, क्लियर टेस्ट चार्जेस, हाँ। अगर आप देखें तो पॉजिटिव 1 कूलम पे, एक कूलम पर ये कितना फोर्स लगा सकता है,
उसको अगर आप निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज अगर आप निकाल रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहे हैं। क्योंकि हमारा जो भी जिससे आप रख के इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हैं उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। क्योंकि वो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसको कैलकुलेट आउट करने में मदद करता है, इसीलिए हम लोग उसको टेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, जरा यहां पर समझना, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, क्योंकि जैसे आप किसी टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं तो ये सारे के सारे टेस्ट चार्ज दूर दूर जा रहे हैं। हाँ या ना? यस। जिनका टाइम अप हो गया है वो आप जा सकते हैं बेटा। क्या आपको समझ आ रहा है कि पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अवे निकल रही है, क्योंकि आप कोई भी पार्टिकल को रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो ये आपका दूर जा रहा होगा। तो क्या आप इस चीज को समझ पाए कि एक पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होती है? हाँ या ना? यस, यस, वेरी गुड। इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई के, मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर मैं इसी चार्ज को नेगेटिव कर दूं, ठीक है, तो अरे रुको, हाँ, अगर मैं इसी चार्ज को नेगेटिव कर दूं तो नेगेटिव +1 कूलम पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आ रही होती है। यस, यस। तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होती है, क्योंकि ये हम निकालते कैसे हैं? फोर्स से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स ही है, सिर्फ 1 कूलम पे कितना फोर्स लगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? क्लियर? यस। जरा यहां पर समझना, इसको हम लोग कैलकुलेट आउट करते हैं। ठीक है, हाँ, जरा इसको हम लोग कैलकुलेट आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज अगर आपको निकालनी है, ठीक है, तो तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपके लिए +q चार्ज है, इससे अगर आपको r डिस्टेंस दूर किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू बता दो, ठीक है, एक चार्ज की वजह से किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बता दो, तो मेरे को करना क्या है? पुट 1 कूलम हियर, पुट +1 कूलम हियर। तो जैसे अगर आप यहां पे +1 कूलम लिखेंगे तो फोर्स की जो भी आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी KQ × 1 डिवाइडेड बाय r², यही आपके लिए हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कितनी आएगी? KQ/r²। और ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फोर्स ही है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ये। क्लियर है क्या सारे बच्चे? क्लियर है क्या? सर टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। यस, दिस इज बाय कन्वेंशन। आप टेस्ट चार्ज को नेगेटिव भी ले सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो जाएंगी। समझना, जो अभी आपको मैंने सिमुलेशन में दिखाया है, ध्यान समझना, ठीक है, जो मैंने अभी आपको सिमुलेशन में दिखाया है, टेस्ट चार्ज को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। चल जा भाई, ठीक है। अरे दिल बन गया, अरे दिल टूट रहा भाई बच्चों का। ये तो भाई कुछ इंडिकेशन था कुछ बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, दिल विल मत लगाना, इलेक्ट्रिक फील्ड तोड़ ताड़ देगा। ठीक है, आ जाओ। अरे आजा। हाँ ठीक है। भाई साहब फिजिक्स भी मजे ले रहा हमारे। ठीक है, फिजिक्स भी मजे ले रहा। ठीक है, अगर आप अपना ये टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लें, ध्यान समझना, ठीक है, अब पता नहीं भाई वो जो भी हुआ, ठीक है, सिमुलेशन देखो पूरी फिजिक्स लग रही थी वो दिल टूटने में। हाँ, तो अगर आप इस टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लेंगे तो ये इधर आ रहे होते, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे होता है, उल्टा हो जाता। फिर समझ रहे हो, उल्टा हो जाता। नेगेटिव का जैसे हम कहते हैं टुवर्ड्स होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते तो अवे हो जाता। तो ये बाय कन्वेंशन है, ध्यान समझना। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं हमारे पास टेस्ट चार्ज जो है हम लोग बाय कन्वेंशन, ठीक है, बाय कन्वेंशन की बात करें, हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, एंड स्मॉल वैल्यू लेते हैं, एंड स्मॉल वैल्यू। सर 1 कूलम स्मॉल वैल्यू तो नहीं है। मैंने कहा यस,
1 कूलम स्मॉल वैल्यू तो नहीं है। यस, इसीलिए अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, लिमिट डिफाइन किया जाता है लिमिट Q टेंड्स टू 0 F डिवाइडेड बाय Q से। आपका ये जो Q है बहुत ही ज्यादा छोटा होना चाहिए, ठीक है। Q शुड बी स्मॉल, Q शुड बी स्मॉल, डेफिनेशन एक्चुअली में ये है, शुड बी स्मॉल। इसका रीजन मैं आपको आगे और समझाऊंगा ऐसा क्यों। क्लियर? क्लियर, बहुत सही। सारे बच्चे लास्ट चीज और लिखे, लास्ट चीज और लिखे। अगर मेरे पास यहां पर -Q चार्ज होता, कोई बोले R डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दो कितनी होगी। सारे बच्चे ध्यान से समझना। तो अगर मेरे को कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है तो मैं यहां पर कितना चार्ज रखूं, +1 कूलम, +1 कूलम हम लोग प्लेस करेंगे। तो फोर्स कितना आएगा भाई, हमारे पास आएगा KQ × 1 डिवाइडेड बाय R²। और क्योंकि ये 1 कूलम पर निकाल रहे हो, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ध्यान समझना। लेकिन ये फोर्स होगा किस डायरेक्शन में सारे बच्चे, ऐसे KQ बाय R²। क्लियर? क्लियर? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने ये चीज समझ ली, लिटरली बता रहा हूं, आगे क्वेश्चन धड़ाधड़ होंगे। क्लियर? क्लियर भाई, ध्यान से समझो। टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज एक हमारे पास एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम लोग रख के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन कर पाते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना जिनके अंदर डाउट आ रहा है, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू अगर आप बुक्स में देखेंगे तो लिमिट Q टेंड्स टू 0 लिखेगा। ये वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, अदरवाइज अगर ये छोटी नहीं होगी तो आपका रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो सर ये Q टेंड्स टू 0 हमें लिखना है क्या? एक्चुअली में अगर आपसे कोई पूछे तो आप लिखिए, लेकिन कंसेप्ट आपको पीछे पता होना चाहिए कि फोर्स पर यूनिट चार्ज ही है, तो 1 कूलम पर कितना फोर्स लगा वही है हमारे पास। क्लियर? यार आप लोगों का मोटिवेशन देख के क्या ही बोले, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, नेक्स्ट क्लास के लिए DPP 3, 4, 5 लगानी है। आज DPP 6 को होल्ड कर दीजिएगा क्योंकि ये ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्लास में आप इसको सॉल्व करिएगा, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। क्लियर? आप मजे लीजिए, ठीक है। मजा नहीं आ रहा है, आप मजे लीजिए, ठीक है। मत बोलिएगा आखिरी में, मत बोलिएगा आखिरी में कि सर अब क्या करना है, ठीक है। समय जितना आपसे बोला गया था उतना समय मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। कोई गलत तो किया नहीं है, 1 मिनट कम भी नहीं लिया है। यस, कुछ बच्चों को अपना नेट बचाना है तो आप नेट बचाइए, कुछ बच्चों को अपना पता नहीं क्या करना है, आप वो भी काम कर लीजिए, ठीक है। देखो भाई, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब तक आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड से बैठेंगे तो मैं भी पॉजिटिव एटीट्यूड से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप जबरदस्ती नेगेटिविटी मेरे अंदर भरते रहेंगे तो वो फूटेगा किसी दिन, ठीक है। पिछले वाले लक्ष्यों के स्टूडेंट्स ने पोटेंशियल में जाके पहला गुस्सा फुड़वाया था मेरा, ठीक है। आप बहुत पहले करवा चुके हैं और लिटरली बता रहा हूं, आप जो स्पीड, जिनको स्पीड ज्यादा लग रही है, ठीक है, 7 लेक्चर में अगर मैं कूलम्स लॉ खत्म करवाया है, ठीक है, बाहर सारे लोग मेरे को ही गाली देंगे, ठीक है। टीचर्स भी कि बहुत डिले करा रहा है, मैनेजमेंट भी, क्यों? क्योंकि सर लेक्चर प्लानर फॉलो नहीं होगा। टू बी वेरी ट्रू, ठीक है। तो अब जिनको चाहिए, चलो ठीक है यार, मेरे को वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज आप इतना करिए, इतना पढ़ के आइएगा बेटा, ठीक है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज अपना रूल बना लिया इस बार, ठीक है, कि ऑनलाइन टीचिंग में क्योंकि हम लोगों का मेंटल स्ट्रेस भी एक मैटर करता है, वो कहीं ना कहीं बियॉन्ड हो जाता है। तो मैंने इस बार सोचा हुआ है कि मैं क्लास में कभी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं रूठ जाऊंगा, थोड़ा सा बुरा फील होगा तो मैं बोल दूंगा, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा जितना आप पढ़ के आए उतना अच्छा है, ठीक है। और भाई देखो, रैंक मेरा जो एग्जाम होना था वो हो चुका है, ठीक है। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, करना आप ही को पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भाई जब भी आप लेक्चर में आए तो आप ये मान के आइए, मैंने आपको कहा था कि 1.5-2 घंटा जो फुल कंसंट्रेशन चाहिए वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो वो 1.5-2 घंटा आपका और मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। जो बच्चे जाना चाहते थे, अगर आपको जाना है आप जा सकते हैं,
ठीक है, किसी ने रोका नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी पॉजिटिविटी रखिए। मैं बस यही स्टार्टिंग में भी आपको मैंने ये बात बोली थी कि अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ बात कर लीजिए। अगर आपको है कि नहीं सर नहीं हो रहा है, सर मैं जा रहा हूं, आप प्लीज इसको अच्छे से पढ़ा दीजिएगा, मैं बाद में देख लूंगा, ये भी लिखा जा सकता है। एक बात को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप प्लीज कोशिश करिएगा कि जो भी आपको बात बोलनी है, अगर आपको कभी लाइफ में बुरा भी लगे ना, ठीक है, तब भी उसको एक पॉजिटिव वे में बोलने का हमेशा एक तरीका होता है, ठीक है। तो आप पॉजिटिव वे से बोलिएगा। मैंने आपके 9 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, अब 11 मिनट हो चुके हैं, आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।